चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट किया था। तो मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहले अपन ने उसमें बेसिक डेफिनेशंस के बारे में देखा था। लास्ट वीक अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। जैसे अपन को फ्लक्स मिल जाता है, वैसे ही आपको फ्लक्स के बाद ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पता लगता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बाद वी हैव टू सी द परमिएबिलिटी कंसेप्ट। परमिएबिलिटी में ओमेगा मतलब म्यू नॉट, म्यू की वैल्यू जैसे अपन ले रहे हैं, जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आपकी आ रही है, दैट वैल्यू विल बी म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर। उसके बाद रिलेशन आ रहा है आपका किसके किसके बीच, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच। तो इसमें मैंने बताया था कि जो आपका फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब फील्ड इंटेंसिटी की स्टार्टिंग होती है आपकी एच की, और आपको क्या मिलता है सिमिलरली उसी से आपको क्या मिल जाता है, यू कैन गेट द फ्लक्स डेंसिटी, मतलब उससे आपको इफेक्ट आ जाता है। जिससे जो रिलेशन आपने देखा था, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, ठीक है। फिर अपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अगर कोई सा भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेंगे, उसकी वैल्यू अपन देख रहे हैं इसमें। That value will be based upon this Ampere circuit law, that is S dot dl equal to summation of I. Clear? Now, ये Biot-Savart law. The second law is this. First law is Ampere circuit law and the second law is Biot-Savart law. इसमें जो h की वैल्यू है, that is the value of h is equal to I dl sin theta upon r square, है ना। अब आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई सा भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दिया हुआ है तो उसमें आप फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। दिस इज एज सेम एज जब अपन कोई सी भी मशीन यूज करते हैं और उसमें अपन मोटर का प्रिंसिपल देखते हैं, उसमें ये चीज आपकी देखी जाती है, ठीक है। देन फॉर दिस, नाउ इसमें क्या होगा आपका, लिखिए इफ a conductor carrying a current of I, if a conductor carrying a current of I is placed in a uniform magnetic field of flux density capital B, ठीक है, of flux density capital B, comma, it experiences a mechanical force, it experiences a mechanical force that depends upon the magnitude of current, that depends upon the magnitude of current, comma, मतलब जो मैकेनिकल फोर्स है वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले वो जो डिपेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन द, वन सेकेंड, यस, हाँ निकेत।
ठीक है, इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स दैट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फुल स्टॉप। तो उससे क्या निकलता है आपको, उससे ये तो हो गया आपका मैकेनिकल फोर्स आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो मैकेनिकल फोर्स है, दिस मैकेनिकल फोर्स विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उसी से जैसे अपन ये निकालती हैं, अपन फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद ही वी कैन गेट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकलता है, कोई बताएगा? द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, डायरेक्शन कैसे निकलेगा बेटा, बताएं। राइट हैंड थंब रूल। कैन बी डिटरमाइंड बाय, देखो जब भी कभी अपन फोर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब भी अपन निकालते हैं, तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ आया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अपन ये निकालते हैं इसका डायरेक्शन। इट इज, मान लीजिए ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसको अपन नाम दे रहे हैं कि ई मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए वी विल यूज अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक दिस। ये मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूज कर रहा हूं। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मान लीजिए इसकी लेंथ आपको दी हुई है, और लेंथ इसकी इंडिकेट करिए, वी कैन डिनोट द लेंथ बाय स्मॉल एल। स्मॉल एल से इसकी लेंथ इंडिकेट हो रही है, और इसका जो डायरेक्शन है, अपना एंगल है, द एंगल ऑफ दैट इज थीटा। ठीक है, और इसमें जो आपका करंट पास हो रहा है, द करंट इज आई। समझ आया? तो इसमें अब अपन को क्या देखना है, अवर मेन एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो यहां पे अब फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बताएं। फ्लक्स डेंसिटी मान लीजिए आपकी ई है, बी आपकी फ्लक्स डेंसिटी है, आई आपका करंट फ्लो हो रहा है, एल इसकी लेंथ है, और थीटा एंगल है जो आप करंट कैरिंग कंडक्टर यूज कर रहे हैं, और जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें ट्रेवल हो रही है, दैट इज साइन थीटा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो फिगर है, दिस फिगर इज ऑफ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on effect of magnetic field on current carrying conductor। समझ आया? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपन देख रहे हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट अपन देख रहे हैं अपने किस में, अपने करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? है ना? और इसी से ही आपका जो आ जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ जाता है। लेफ्ट हैंड रूल में अपन 3 चीज लेते हैं, आपका मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और आपका थंब। तो ये तीनों चीजें आपकी अलग अलग बताती हैं आपकी वैल्यू को, है ना? तो ये जो आपका फर्स्ट फिंगर है, ये आपकी फील्ड बताती है, सेकंड फिंगर जो है वो करंट बताता है, और जो थंब है, थंब जो है, थंब का डायरेक्शन क्या बताएगा, बताएं। जो थंब होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? यहाँ पे थंब का जो इंडिकेशन होगा वो इससे किस चीज का डायरेक्शन निकालेंगे आप लोग, बताएं। फोर्स का। फोर्स का, वेरी गुड।
फोर्स का भी बोल सकते हैं और अपन उसका मोशन भी बोल सकते हैं कि मतलब जो भी आपका उसमें मोशन या फोर्स प्रेजेंट है वो वैल्यू अपन इसमें इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब आगे बढ़े। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया आपको? और इसका एप्लीकेशन जब भी कभी अपन कोई भी मोटर यूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए डीसी सीरीज मोटर की मैं बात कर रहा हूं, तो डीसी सीरीज मोटर में आप लोग उसमें इसी को यूज करते हैं। वी विल यूज द दिस कंसेप्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कंसेप्ट इसमें निकाला जाता है और आपको उसमें टॉर्क निकाला जाता है। तो टॉर्क की वैल्यू जो अपन निकालते हैं, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क फ्रॉम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो भी आपका उसमें डिस्टेंस है और जो भी उसमें आपका फोर्स है, उसकी हेल्प से अपन इसमें फोर्स की वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है। अब नेक्स्ट जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपन मैग्नेटिक सर्किट देख तो रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में और कौन कौन से टर्म्स आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बार बार उसमें देखा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर लिया लाइक दिस, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ऐसे इस तरीके से लिया। ठीक है, आप लोग भी इसको बनाइए, सर्कल बनाइए इसमें। और इसमें अब मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूज किया हुआ है लाइक दिस। ये मैंने एक कॉइल यूज करी यहाँ पे, आई विल यूज द कॉइल। ये इसमें कॉइल यूज करी हुई है, कॉइल यूज करी है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे ही आपका इन दिस कॉइल जैसे ही आप एक करंट पास कराएंगे, वैसे ही करंट पास होते ही इसमें आपका ऑटोमेटिकली एक आपको क्या मिल जाएगा, एक फ्लक्स मिल जाएगा लाइक दिस। This flux will come to you and that is the mean flux path, है ना? ये आपका मीन फ्लक्स पाथ है। क्लियर? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं मैं, वो बताना चाह रहा हूं कि इसमें दो चीज अपन को देखनी है। सबसे पहले तो जब भी कोई अपन मैग्नेटिक सर्किट देखते हैं तो वी कैन कॉल दैट मैग्नेटिक, इसका स्ट्रक्चर जो होगा इसको हम बोलेंगे दिस स्ट्रक्चर इज कोर, CORE। जो भी आयरन मटेरियल अपन यूज करते हैं, द आयरन मटेरियल इज अ कोर। और उसके बाद अब जो यहाँ पे कोर अपन ने यूज कर लिया है, देन आफ्टर दैट यहाँ पे इसके बीच में अंदर दिस इज योर रिस्पेक्टिव एरिया। जो एरिया अपन यूज कर रहे हैं, दिस इज द एरिया, है ना? उसके बाद ये तो हो गया आपका एरिया। देन आफ्टर दैट, इसलिए और ये पूरा का पूरा जो अपन मीन फ्लक्स पाथ इसमें ले रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसको भी अपन इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज अवर लेंथ। ठीक है, तो तीन चीज आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपने जैसे ही करंट लिया वैसे ही आपका कोर जो आपने इसमें लिया हुआ है, उस कोर के अंदर यहाँ पे आपका एक मीन फ्लक्स पाथ आपको मिलेगा। मीन फ्लक्स पाथ मिला है और उसी के साथ साथ आपका इसमें एरिया भी गिवन है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। और ये पूरी की पूरी आपकी इसमें लेंथ आपकी इसमें गिवन है। ठीक है, अब लेंथ आपकी इसमें गिवन है, इट मींस दैट कि यहाँ पे ये जो फिगर है इसको अपन बोलेंगे, इट इज अ सिंपल रिंग स्ट्रक्चर और उसका नाम है टोरॉइडल, TOROIDAL, टोरॉइडल रिंग ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। अटेंडेंस का पासपोर्ट मैं क्लास के 10 मिनट पहले देता हूं, ठीक है? और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद एक्साइटिंग कॉइल। ठीक है, इसको लिखिए फटाफट। अब डायग्राम बनाइए सभी लोग।
तो यहाँ पे ये तो आपका हो गया, क्या हो गया इसमें, अपन ने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले वी कैन गेट द करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें आपने इसमें फ्लक्स लिया हुआ है, इसकी वैल्यू को फ्लक्स लिया, और इसी में अपन ने इसकी लेंथ को दिखा दिया, और उसके बाद देन आफ्टर दैट लेंथ के बाद अपन ने इसमें एरिया दिखाया है इसका, और उसी से इसकी वैल्यू अपन दिखाना चाह रहे हैं। पासवर्ड इज BEEE। क्लियर? समझ गए? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपन ये देखेंगे हियर, द रिंग, जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज कोर। द रिम टर्म्ड एज कोर इज excited by a coil, is excited by a coil wound round it with capital N turns, carrying a current small I। ठीक है, यहां पे अब जो होगा फॉर दिस, यहां पे ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। तो ये जो रिंग है इसमें जो कोर अपन स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, दिस रिंग टर्म एज कोर इज एक्साइटेड बाय अ कॉइल, इस कॉइल से अपन एक्साइट कर रहे हैं, जिसमें वाउंड राउंड मतलब है इसमें अपन ने राउंड फॉर्म में इसको वाउंड किया हुआ है अपने वायर को, और विद एन नंबर ऑफ टर्न्स और कैरिंग अ करंट आई। ठीक है, समझ आया? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ये डायग्राम बनाओ जल्दी फटाफट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मैग्नेटिक सर्किट का जो बेसिक था। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे एक टर्म अपना आता है लीकेज फ्लक्स, LEAKAG। तो लीकेज फ्लक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि लीकेज फ्लक्स का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जहां भी आपका किसी भी कोर स्ट्रक्चर में या आयरन स्ट्रक्चर में कोई भी आपका एयर गैप प्रेजेंट हो, नंबर वन, पहली चीज एयर गैप हो, या फिर जहां भी आपने कॉइल कनेक्ट करी हुई है वहां पे जो फ्लक्स प्रेजेंट रहता है, दैट फ्लक्स इज अ लीकेज फ्लक्स। देखिए, एक तो हो गया आपका मीन फ्लक्स, जो मीन फ्लक्स आपको यहाँ पे इसमें कनेक्टेड है पूरे के पूरे इसमें, ठीक है ना। अब इस मीन फ्लक्स के साथ साथ यहाँ पे जैसे आप डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इन दिस डायग्राम हियर लाइक दिस, ये जो आपका आ रहा है दिस इज अ लीकेज फ्लक्स। समझ आया? मतलब अगर जहां भी आपकी कॉइल कनेक्टेड रहेगी
उस कॉइल के अक्रॉस जो अपना ये कनेक्शन करेंगे, एक तो अपन उसको बोलेंगे लीकेज फ्लक्स, या फिर किसी भी आयरन स्ट्रक्चर में अगर कोई एयर गैप प्रेजेंट है, एयर गैप प्रेजेंट है, तो उसको भी अपन लीकेज फ्लक्स से इंडिकेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है सबको? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने ये आयरन पीस ये लिया हुआ है, ठीक है। अब इस आयरन पीस के बाद मैंने इसी के सीरीज में यहाँ पे एक आयरन पीस और लिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका बिटवीन दिस यहाँ पे जो स्पेस आ रही है, ये आपको इंडिकेट कर रही है। अगर ये जॉइंट है, इसका मतलब कोई भी एयर गैप नहीं है, लगातार ये आपका कोर स्ट्रक्चर कनेक्टेड है। और अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो ये जो स्पेस इंडिकेट कर रहा है, दिस स्पेस इंडिकेट द एयर गैप, इसको अपन एयर गैप से इंडिकेट करते हैं। समझ आया एयर गैप का कंसेप्ट आप लोगों को? ठीक है, तो उसी से अपना लीकेज फ्लक्स भी अपन को मिलता है। तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन है वो आप लिखिए इसमें, लीकेज फ्लक्स की। द फ्लक्स established along paths that lie mostly in air, is very small compared to the core flux, as core has a permeability, mu r times that of air, ठीक है। as core has a permeability mu r times that of air, stop. This flux is called leakage flux, ठीक है। दिस फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स, दैट इज, लीकेज फ्लक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? दैट इज इट लीक्स थ्रू द कोर, ठीक है ना? समझ आया? या फिर अपन इसको यह बोल सकते हैं कि द मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द इंटेंडेड पाथ, मतलब जो आपका ये अपन मीन फ्लक्स पाथ बोल रहे हैं, एक ऐसा फ्लक्स जो कि इस पाथ को फॉलो नहीं करे, उसको भी अपन लीकेज फ्लक्स से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? क्लास बताएं, इसमें कोई डाउट लीकेज फ्लक्स की टर्म में? और इसी से मिल जाता है आपको क्या? लीकेज कोफिशिएंट और लीकेज फैक्टर। जिसको अपन करते हैं इंडिकेट लेमडा से। इट्स वैल्यू इज टोटल फ्लक्स by the solenoid divided by useful flux, total flux by the solenoid by the useful flux। ये एक लीकेज फैक्टर का टर्म भी आपका लीकेज कोफिशिएंट के बाद आता है, लीकेज फ्लक्स से मिलता जुलता आता है, लाइक दिस। मतलब टोटल कितना फ्लक्स आपके
उसमें प्रेजेंट है और उसमें से आप कितना फ्लक्स यूज कर रहे हो उसमें। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े अब इसमें। लीकेज फ्लक्स के कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक, और मैं आपको अगर आपको एयर गैप से भी बताऊं तो लाइक दिस, यहां मैंने एक आयरन अपना रिंग स्ट्रक्चर और लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो आपका ये प्रेजेंट आ रहा है इन दिस, ये आपका एयर गैप की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, दैट इज बिहेव लाइक अ एयर गैप। तो इसमें एयर गैप में आपका एक तरीके का लीकेज फ्लक्स आपको मिलता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द relation between flux MMF एंड रिलक्टेंस। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, जो कि अपने न्यूमेरिकल्स में और मैग्नेटिक सर्किट में जब अपन कंपैरिजन करेंगे किसी भी मैग्नेटिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसमें भी बहुत काम आएगा ये। ठीक है ना, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्लक्स MMF एंड रिलक्टेंस। इसके बारे में अपन इसमें देख रहे हैं लाइक दिस। तो जब अपन फ्लक्स MMF हम और रिलक्टेंस के बारे में देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जब अपन कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं या कॉइल लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपन को क्या मिलता है? एक फोर्स मिलता है। ठीक है ना, दैट इज, अगर अपन बात करें, ऑल द फ्लक्स लाइंस इन द कोर enclose a current of F is equal to NI। ठीक है ना, अब यहां पे ये जो F है, दिस F इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको बताएं? विच इज नोन एज, क्या बोलेंगे बताएं जल्दी फटाफट। विच इज नोन एज मैग्नेटो मोटिव फोर्स, MMF। ठीक है ना, तो जब कभी भी अपन बात करते हैं इसमें करंट की या उसकी वैल्यू की, नंबर ऑफ टर्न्स की, तो यहाँ पे हमेशा ही जब भी आपके नंबर ऑफ टर्न्स और करंट की बात अपन कर रहे हैं, तो ये जो फैक्टर टर्म इंडिकेट होता है, दिस टर्म इज इंडिकेटेड बाय द टर्म, दैट इज, इट इज देयरफॉर MFF इज इक्वल टू N इंटू वाई। मतलब कितना करंट आपका उसमें कॉइल में फ्लो हो रहा है और कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपके उसमें कनेक्टेड हैं, उसको आप इंडिकेट करते हैं, उसी से आपको फोर्स मिलता है एक्चुअल में। ठीक है ना, एंड द यूनिट ऑफ दिस इज एम्पियर टर्न्स। ठीक है ना, और जब भी कभी अपन MMF की बात करते हैं, तो हमेशा ही जो MMF की वैल्यू है, दिस MMF इज, it is analogous to EMF in an electric circuit. It is analogous to the EMF in an electric circuit. ठीक है, समझ आया? अब मान लीजिए कि अपन कोई भी एक मैग्नेटिक सर्किट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेट स्मॉल l is the mean length of magnetic circuit। ठीक है,
और स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर, है ना। और म्यू आर जो आपका होता है, म्यू आर दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल, ठीक है। दैट इज जो अपना एल है उसको अपन मीन लेंथ मान रहे हैं, ए है आपका एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर, एंड म्यू आर जो है दैट म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल। तो सबसे पहले इसमें जो अपन फाइंड आउट करेंगे, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। तो बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं अपन, द वैल्यू ऑफ बी क्या होता है बताएं। बताओ बेटा, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, बी की वैल्यू। Phi upon A. हाँ, द वैल्यू ऑफ बी इज पाई बाई ए, लाइक दिस, ठीक है। एंड द यूनिट ऑफ दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब एक तो ये हो गया, अब और दूसरा टर्म अपना होता है दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, है ना। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अपन इंडिकेट करते हैं कैपिटल एच से, एंड द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, बी अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। So here the value of B is phi upon A mu naught mu R, ठीक है ना। और इसकी यूनिट किस में होगी अपनी, दैट यूनिट इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर में। मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स की जो यूनिट होती है अपनी, दैट यूनिट विल बी इन टर्म्स ऑफ एम्पियर टर्न्स पर मीटर। नाउ आओ अपन इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ या फिर और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज वर्क लॉ, ठीक है। बताएं क्या कहता है एम्पियर सर्किट लॉ। क्या होता है एम्पियर सर्किट लॉ, बताएं फटाफट। MMF is according to the EMF, corresponding to the EMF. नहीं नहीं नहीं, एम्पियर सर्किट लॉ में अपन ने लास्ट क्लास में क्या रिलेशन देखा था, रिलेशन चाहिए मुझे इसका कि एम्पियर सर्किट लॉ अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें रिलेशन क्या आता है, ये बताएं। व्हाट वाज द रिलेशन इन एम्पियर सर्किट लॉ। H equals to I upon 2 pi R. हाँ वेरी गुड, एच इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर, या फिर अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इंडिकेटेड है तो वो हो जाएगा एन आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और जो 2 पाई आर है दैट इज अ पर्टिकुलर लेंथ। तो जब भी कभी इसका आपका रिलेशन अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए या डेरिवेशन में अपन देखते हैं या किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, तो द वैल्यू ऑफ एच एल इज इक्वल टू एन आई, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में इसका एम्पियर सर्किट लॉ का रिलेशन। ये अपन ने देखा भी था लास्ट क्लास में, जैसे ये देखिए अपन, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, एच एल इजिकल टू एन आई, है ना। तो जब भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की बात हो या फिर जिसमें लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स और करंट की बात हो, तो वहां पे टर्म अपन यूज करते हैं।
तो H की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे. द वैल्यू ऑफ H इज 5 अपॉन A म्यू नॉट म्यू R and this is multiplied by L and this is will equal to Ni. So from here the value of phi is equal to Ni upon में हो जाएगा L upon A म्यू नॉट म्यू R. ये आपका इसका रिलेशन होता है एंड दैट यूनिट इज इन वेबर. दैट यूनिट इज इन वेबर. ठीक है, समझ आया. अब यहां पे जो ये अपन रिलेशन निकाला है अपन ने, पाई इक्वल टू Ni अपॉन L अपॉन A म्यू नॉट म्यू R, ये सबका आ गया. किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? जो अपन ने निकाला है यहाँ पे रिलेशन, द वैल्यू ऑफ phi इज इक्वल टू Ni अपॉन L अपॉन A म्यू नॉट म्यू R. किसी को डाउट तो नहीं इसमें? बताएं बेटा. नो सर. ठीक है, तो इसके बाद जो अपना फाइनल रिलेशन जो आता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू MMF. क्योंकि ये जो Ni है यहाँ पे अपन इंडिकेट कर चुके हैं, ये जो आपका Ni है, दिस Ni इंडिकेट द MMF. Ni हो गया आपका MMF, और अपॉन में जो आपका L अपॉन A म्यू नॉट म्यू R है, दिस इज अ रिलक्टेंस. ठीक है, समझ आया? ठीक है ना. तो जब भी कभी अपन रिलेशन की बात करते हैं, फ्लक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू जो है, दैट वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस. अब यहां पे जो अपना रिलक्टेंस की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी है, उस रिलक्टेंस की वैल्यू लिखेंगे. तो ये जो रिलक्टेंस की वैल्यू आपकी आ रही है, दैट वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस, मतलब इसको इंडिकेट कर रहे हैं अपन कैपिटल S से, और इसकी वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू L अपॉन A म्यू नॉट म्यू R, लाइक दिस. ठीक है, और रिलक्टेंस की जो यूनिट होगी, द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज एम्पियर टर्न्स पर वेबर. समझ आया? और इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्चुअल में रिलक्टेंस को बोलते क्या है? द रिलक्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय अ magnetic circuit is called its reluctance. मतलब जब अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब अपन करंट को अपोज करते हैं, तो करंट को जो अपोज किया जाता है, तो वो वैल्यू तो हो जाती है आपकी रेजिस्टेंस. ठीक है ना. और जब अपन फ्लक्स की वैल्यू को अपोज करेंगे, तो दैट वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस. एंड यहां पे जो रिलक्टेंस है, दिस रिलक्टेंस, इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस in an electric circuit. ठीक है, समझ आया? मतलब यहां पे जो रिलक्टेंस है, ये रिलक्टेंस आपका एनालॉग किसकी, जब अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अपन को रेजिस्टेंस जो काम करता है, वही मैग्नेटिक सर्किट में आपका रिलक्टेंस काम करता है. ठीक है, रिलक्टेंस में किसी को कोई डाउट? एंड द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस S इक्वल टू L अपॉन A म्यू नॉट म्यू R. तो ये जो S इज इक्वल टू L अपॉन A,
म्यू नॉट म्यू आर की जो वैल्यू आई है, दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम दिस डेरिवेशन। यहाँ पे फाई इक्वल टू एन आई अपॉन एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर है, तो एन आई तो आपका एम एम एफ हो गया, ठीक है, और एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर, ये एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर जो है, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को अपन क्या बोल रहे हैं, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज द रिलक्टेंस। ठीक है, इसी में लास्ट चीज और है, दैट इज परमियंस। परमियंस की वैल्यू है ठीक है। तो परमियंस एक तरीके की ऐसी चीज है निकालने के लिए, जिसमें अपन क्या करते हैं, जब भी कभी अपना किसी भी मटेरियल में अपन को फ्लक्स को सेटअप करना हो, तो उसके लिए अपन परमियंस को यूज करते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे इट इज मेजर ऑफ द ईज with which flux can be set up in a material। ठीक है ना। और यहां पे जो अपन परमियंस अपन यूज कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ दैट परमियंस is equal to the, that is, it is reciprocal of the reluctance. So the value of permeance is equal to 1 upon reluctance। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 upon reluctance है, it means that the value of permeance is a mu naught mu r divide by L। तो ये आपका परमियंस से अपन इसको इंडिकेट कर लेते हैं। और जो रेसिप्रोकल होगा आपका रिलेक्टेंस का, उसको अपन इंडिकेट करते हैं हमेशा अपने परमियंस की वैल्यू से। रिलेक्टेंस की जो वैल्यू थी, यूनिट थी, वो थी आपकी एम्पियर टर्न्स पर वेबर, और परमियंस की जो यूनिट होगी दैट इज वेबर पर एम्पियर टर्न्स। चलिए, कोई बताएगा मुझे कि जो अपन परमियंस की वैल्यू ले रहे हैं, इस परमियंस की वैल्यू किस चीज की एनालॉगस रहेगी? बताएं। कंडक्टेंस के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रिया। दैट इज, इट इज एनालॉगस टू conductance in an electric circuit। ठीक है, समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? है ना। तो इस तरीके से अपन किसकी वैल्यू लेते हैं, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द परमियंस, रिलक्टेंस। जब भी कभी आपका न्यूमेरिकल आता है, उससे अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज द similarities and dissimilarities, similarities and dissimilarities in electric and magnetic circuit, like this।
बेटा आपकी सिविल की क्लास अगर रीशेड्यूल हो गई है तो अपन कितनी देर और पढ़ा लें, बता दो मेरे को। बताएं। कितनी देर और पढ़ लें अपन लोग? बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अरे कोई तो बोलो यार, आवाज नहीं आ रही क्या? श्रुति बताओ, श्रुति, प्रिया, चिन्मय, कोई भी बताओ। बोलो यार, क्या हो गया? चुप क्यों हो गए एकदम से? बताएं बेटा जल्दी। कितनी देर और पढ़ना है अभी? दस मिनट? 15 मिनट, चलो ठीक। 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो इसलिए मैं ये वाला टॉपिक भी आपको अभी बताना चाह रहा हूँ तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। जिससे मान लीजिए कि अगर अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन क्या करते थे? इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लीजिए मैंने एक कोई भी बैटरी यूज करी, ठीक है, आप बैटरी यूज कर ली और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। क्लियर? मतलब यहाँ पे प्लस माइनस ई बैटरी आई आपके पास, यहाँ पे आपका एक करंट फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हुआ, और यहाँ आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये तो हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब अपन क्लोज पाथ देख रहे हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिक करंट से, ध्यान रखिएगा, जब भी एक किसी क्लोज पाथ में आपको सिर्फ करंट की वैल्यू ही मिल रही है यहाँ पे, तो उसको अपन इंडिकेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे अगर मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, तो मान लीजिए मैंने एक सिंपल एक वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें सिर्फ एक वाइंडिंग अपनी कनेक्टेड है यहाँ पे लाइक दिस, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ना। और इसमें ये तो है आपके n नंबर ऑफ टर्न्स, करंट आपको I मिला ही है। जैसे ही आपने इसमें करंट I फ्लो किया और n नंबर ऑफ टर्न्स आप कनेक्टेड है, वैसे ही इस कोर मटेरियल के अक्रॉस यहाँ पे अपन को इन दिस, यहाँ पे आपका एक फ्लक्स की वैल्यू है, इसमें आपकी 5 फ्लक्स ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोज पाथ मिल रहा है आपको, दैट क्लोज पाथ इज फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स से इस क्लोज पाथ की वैल्यू आपको मिल रही है। तो इसी से अपन इंडिकेट कर रहे हैं किसकी वैल्यू को, अपना मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है ना। क्लियर टू ऑल? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब जब अपन इसमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला अपना है ही इसमें, तो इसमें इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करके खत्म ही कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वन बाय वन इसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात करता हूं, तो नंबर 1 अगर आपका आ रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट करंट फ्लोज इन द सर्किट, है ना। और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? एक्चुअल में मैग्नेटिक सर्किट में आपका फ्लक्स फ्लो नहीं होता, वो अपन अज्यूम करते हैं कि आपका फ्लक्स फ्लो हो रहा है, इसलिए अपन यहां पे लिखते हैं फ्लक्स इज assumed to flow, ठीक है। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट वन इज द पाथ ऑफ करंट is called electric circuit. है ना, मतलब जहां पे आपका करंट का पाथ आपको हो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, एंड द पाथ ऑफ फ्लक्स इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो एक और अपना इसमें सिमिलरिटी है वो ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो उसमें जो करंट की वैल्यू आती है दैट करंट विल कम्स या विल फ्लोस, दैट करंट विल फ्लोस ड्यू टू ईएमएफ, और जो फ्लक्स जो फ्लो होता है दैट फ्लक्स विल फ्लोस ड्यू टू एमएमएफ। तो यहां पे अपन लिखेंगे करंट फ्लोस ड्यू टू ईएमएफ। ठीक है ना, और मैग्नेटिक सर्किट में हो जाएगा आपका फ्लक्स फ्लोस ड्यू टू एमएमएफ। क्लियर? अभी तक किसी को डाउट इसमें कुछ? लिख लिया सब लोगों ने? मतलब 3 चीजें समझ आई। सबसे पहले अपना करंट फ्लोस, उसके बाद जो पाथ आपका करंट का होगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, जो पाथ आपका फ्लक्स का होगा वो मैग्नेटिक सर्किट होगा। करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? आपका ईएमएफ की वजह से। और फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? दैट फ्लोज ड्यू टू एमएमएफ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आ रहे हैं, नंबर 4 जो इसमें और आएगा, 2-3 और हैं इसमें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में, द फ्लो ऑफ करंट इज restricted by resistance of the circuit। ठीक है ना, जब अपन फ्लो ऑफ करंट की बात करेंगे तो ये रेस्ट्रिक्ट होगा आपके रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट से। सिमिलरली जब अपन मैग्नेटिक सर्किट की बात करेंगे तो द फ्लो ऑफ फ्लक्स is restricted by, किससे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपन फ्लक्स के फ्लो को? बताएं, किससे फ्लो करें, किससे रेस्ट्रिक्ट करेंगे? वैल्यू ऑफ फ्लक्स किस वैल्यू से रेस्ट्रिक्ट करेंगे आप? बताएं जल्दी। वेरी गुड मोहम्मद, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट जो अपन इसमें करंट की वैल्यू निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट आता है आपका आता है, द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। और यहां पे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स की वैल्यू जो आती है आपकी, फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है ना, ये अपन ने अभी डेरिवेशन देखा था इसका। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम करंट करता है वो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स करता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ काम करता है वो मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ करता है, और जो काम इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस करता है वही काम मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस करता है। और इसमें एक और चीज और है जिसमें अपन रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस की वैल्यू, मतलब इसमें
फॉर्मूला भी इसमें एक तरीके सिमिलरिटीज में आ जाता है आपका, दैट इज लास्ट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A या फिर L अपॉन सिग्मा A, ठीक है ना, इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। एंड फॉर द वैल्यू ऑफ रिलेक्टेंस वैल्यू ऑफ S इक्वल टू L अपॉन म्यू है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी R की वैल्यू है R इक्वल टू L अपॉन सिग्मा A और S की वैल्यू है L अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिलक्टेंस। जब अपन सिमिलरिटीज देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट की इलेक्ट्रिक सर्किट की, तब ये कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज अपन इसमें इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकता है अभी मुझसे, इसकी वैल्यू में या उसमें टर्म में कोई डाउट हो। आगे बढ़े, ठीक है। ये तो हो गया अपना सिमिलरिटीज। अब इसी से नेक्स्ट जो है दैट इज द डिससिमिलरिटीज, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। डिससिमिलरिटीज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। कोई बताएगा क्लास में से कि मेजर डिससिमिलरिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में? इन दोनों के बीच में क्या है आपकी डिससिमिलरिटी होगी? बताएं बेटा फटाफट। बताएं। तो बताएगा, बताओ बेटा। क्या हुआ, याद नहीं आ रही? देखिए, सबसे पहले डिससिमिलरिटी तो जो ये है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में कि जब भी कभी आप इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो उसमें आपको एनर्जी की वैल्यू कब चाहिए होती है? वी विल यूज द एनर्जी, एनर्जी इज नीडेड till the current flows। मतलब जब तक आपका करंट फ्लो होता रहेगा तब तक आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। और यही चीज अगर अपन मैग्नेटिक सर्किट में देखें तो एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? एनर्जी इज नीडेड, यहाँ पे जब अपन को मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करना होता है, मतलब जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपको चाहिए होता है तब अपन को एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी इज नीडेड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसमें एक डिसिमिलरिटी और है वो ये है इसमें कि जब अपन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में? रेजिस्टेंस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब अपन ओम्स को देखते हैं इट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है तो V इक्वल टू IR होता है। तो R आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है,
इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर अपन जब यहां पे जब वैल्यू आपकी आएगी, अपन मैग्नेटिक सर्किट में जो अपन देखेंगे, रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट changes with the reluctance of the circuit changes with the magnetic flux, ठीक है। मतलब रिलक्टेंस की वैल्यू जो है वो तो आपकी फ्लक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही। क्लियर? तो ये आपकी डिसिमिलैरिटी, एक तरीके की इसमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंडक्टेंस इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग एक बार उसको देख के आइएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछें, तो अपन इसमें एंड करें। गुड डे टू ऑल। थैंक यू सर। ओके।